Hello everyone. So I'm going to start a new series, ठीक है, for the subject history, and the series will begin with modern history. ठीक है, ये बाकी सीरीज से अलग क्या होगा? बेसिकली इस सीरीज में we'll be discussing history in story format. So each and everything will be covered. और आप देखोगे कि 25 से 30 लेक्चर्स में आपको पूरी मॉडर्न हिस्ट्री स्टोरी फॉर्मेट में तैयार हो जाएगी, जिसमें आप अपना नोट टेकिंग, माइंड मैप या फिर टेबुलर फॉर्मेट में आप चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हो. ठीक है, तो बेसिकली इट विल बी अ टाइप ऑफ समरी. ठीक है, क्विक रिवीजन के लिए ये आपके लिए बेस्ट होगी. सो मॉडर्न हिस्ट्री हम डिस्कस करने वाले हैं. तो आपको पता है मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत सारे आपको इवेंट्स हैं जो क्रोनोलॉजिकल वे में हम लोग पढ़ते हैं. सबसे पहले अगर स्टार्ट करें तो शुरुआत होती है एडवेंट ऑफ यूरोपियन की. अच्छा, एडवेंट ऑफ यूरोपियन को जब हम पढ़ते हैं तो फिर ये भी देखते हैं कि उन सारे यूरोपियंस पावर में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सी पावर रही. फॉर एग्जांपल आपको पता है पोर्तुगीज आए, डच आए, डेन्स आए, ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए. ठीक है, तो फिर इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश इन सब से जीत जाते हैं. ठीक है, बाकी सबसे ब्रिटिश कैसे जीत जाते हैं. उसके बाद विल बी रीडिंग अबाउट द एक्सपेंशन. ठीक है, देन विल बी ऑल्सो रीडिंग और विल बी गोइंग थ्रू अ स्टोरी ऑफ पीपल्स रेजिस्टेंस, कैसे लोगों ने रेजिस्ट किया. तो इस तरीके से करते करते ये 1857 की कहानी यहाँ से शुरुआत होगी. फिर बीच में कांग्रेस आएगा. फिर उसके बाद हम लोग जो बीच में हमारे जितने भी मूवमेंट्स हुए थे, चाहे उसमें कांग्रेस का रोल था, चाहे गांधी जी का आगमन जो देश में हुआ, उन सारी चीज़ों को लेते हुए फाइनली विल बी एंडिंग दिस सीरीज यू कैन से नियर बाई मूवमेंट ऑफ द वर्किंग क्लास, मतलब पीसेंट मूवमेंट होगा. ठीक है, एक उसकी भी एक समरी लेंगे कि 1857 से लेके 1947 तक एक पीसेंट मूवमेंट लगातार बीच में चलता रहता है और यहाँ पे हमें इंडिपेंडेंस मिलती है. ठीक है, तो ये जो पूरी सीरीज है एडवेंट ऑफ यूरोपियन से लेके इंडिया इंडिपेंडेंस तक हम इस सीरीज को पढ़ेंगे, इस सीरीज को हम लोग देखेंगे. बेसिकली पूरा एक समरी फॉर्मेट में, स्टोरी फॉर्मेट में होगा. सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट प्लेस, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरोपियन एडवेंट इन इंडिया. ठीक है, आपको पता है बहुत सारे यूरोपियन पावर को इंडिया में आने का मौका मिला. आने का मौका क्या मिला? बेसिकली वो इंडिया आए. ठीक है, व्हाट वर द फैक्टर्स एंड व्हाई डिड दे चोज इंडिया ओवर एनी अदर कंट्री. तो इन फैक्टर्स को हम पॉइंट वाइज देखेंगे. सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? आपको पता है यूरोपियंस वर एडवांस. सबसे सिंपल सी बात है, वो एडवांस थे. यूरोपियंस वर एडवांस. अच्छा, एडवांस इन व्हाट? दे वर एडवांस इन नंबर 1 आर्ट ऑफ शिप मेकिंग. ठीक है, शिप बिल्डिंग में वो बहुत एडवांस थे. एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेविगेशन. अगर यूरोपियंस भारत में आते हैं तो कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जिसके वजह से ही उनका भारत आगमन इजी हो पाया होगा. राइट, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट प्लेस कि आर्ट ऑफ शिप मेकिंग एंड नेविगेशन. 2 पॉइंटर्स यहां पे पता चल गए. और क्या हो सकता है? आपको पता है कि इकोनॉमिकली वो बहुत डेवलप थे. अब आप कहोगे सर इकोनॉमिकली तो हम भी बहुत डेवलप थे, बट दीज डेवलपमेंट वर नॉट इन द सेंस ऑफ कि हमारे पास फूड थे, हमारे पास फॉडर थे, हमारे पास रॉ मटेरियल ज़्यादा थे. बेसिकली वो मैकेनिकली एडवांस हो चुके थे. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम ऑफ 16th सेंचुरी. ठीक है, 16th सेंचुरी की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि उसी के बाद एडवेंट हमारा कहीं ना कहीं देखने को, 16th सेंचुरी के एंड में एडवेंट हमें देखने को मिलता है. क्रोनोलॉजिकली इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं. तो वो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट थे. ठीक है, वो इकोनॉमिकली एडवांस थे. इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द यूरोपियंस, ये थर्ड पॉइंट बन सकता है. देखो आप नोट बनाते चलो. ठीक है, आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट नहीं है. तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं कलर बदलूंगा. अच्छा, आप कहीं अगर जाओगे तो उसके पीछे कुछ रीजन तो होगा कि आपके पास पैसा इस वजह से थोड़ी चल जाओगे. इसके पीछे ये भी रीजन है कि आप जहां जा रहे हो वो भी तो वर्थफुल होना चाहिए. तो दैट इज द रीजन, इमेंस वेल्थ ऑफ इंडिया दैट अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ
यूरोपियन पावर्स, ठीक है। उसके बाद आपको पता है एक डिमांड थी यूरोप में, पूरी एक तरीके से डिमांड देखी जा रही थी किन चीजों की, कमोडिटीज की डिमांड देखी जा रही थी, कमोडिटीज डिमांड, अच्छा डिमांड ऑफ कमोडिटीज, विच टाइप ऑफ कमोडिटी, सबसे इंपॉर्टेंट जितनी भी लग्जूरियस चीजें थी, जैसे को लग्जूरियस में कैलिकोज, ठीक है। कैलिकोज को और मैं बोलूँ तो आप ऐसे समझ लो कि एक प्रकार का कॉटन होता है, प्रीमियम कॉटन होता है, पीस ऑफ क्लोथ मान लो, ठीक है, कैलिकोज। और क्या हो सकता है, सिल्क, आपको पता है सिल्क की बहुत तगड़ी डिमांड थी, ठीक है। और स्पाइसेस की बहुत डिमांड थी, ठीक है, स्पाइसेस की बहुत डिमांड थी। एंड प्रेशियस स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स एक्सेट्रा की डिमांड थी। आपको पता चीनी मिट्टी की भी वहां पे डिमांड थी, ठीक है। तो ठीक है, पोर्सलेन एक्सेट्रा। तो बेसिकली दीज आर द 5, देखो यूपीपीसीएस या फिर यूपीएससी में या फिर जितने भी स्टेट पीसीएस में ऐसे सवाल आते हैं कि विच कमोडिटीज वर इन डिमांड, द लग्जरियस इंडियन कमोडिटीज, तो दीज आर द ऑप्शंस, वो इस वजह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नंबर 5 और क्या पॉइंट सकते हैं, अच्छा ये तो हो गया कि दीज आर द फैक्टर्स। अब हम एक बार क्रोनोलॉजी भी देख लेते हैं, ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स, देन वी विल टॉक अबाउट द क्रोनोलॉजी, कैसे वो इंडिया में आए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ यूरोपियन पावर, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले आपको ही पता है पोर्तुगीज, राइट। देखो कहीं भी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो जाए तो प्लीज बेयर विथ मी, ठीक है। पोर्तुगीज वर द फर्स्ट टू रीच इंडियन शोर, फॉलोड बाय डच, आपको ही पता है। उसके बाद अगेन इंग्लिश, द ब्रिटिश पीपल, उसके बाद डेन्स, डैनिश, व्हाट यू से, डैनिश बोल लो, डेन्स बोल लो, डेनमार्क के लोग, ठीक है। और सबसे एंड में कौन आए थे, फ्रेंच, ठीक है। तो बेसिकली यही 5 पावर्स थे जो रिस्पेक्टिवली इंडिया में पहुंचते हैं, ठीक है। तो तो बेसिकली हमने क्या डिस्कस कर लिया, फैक्टर्स, फिर हमने डिस्कस कर लिया कि किन किन कमोडिटीज जो उनको अट्रैक्ट करी थी वो आई थी। उसके बाद हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से सारे पावर आए थे। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग व्हाई डिड दे चूज। देखो ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो मैं बोल रहा हूं ना कहानी के हिसाब से, व्हाई डिड दे चूज सी ओवर लैंड टू रीच इंडिया, ये बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। व्हाई डिड दे चूज, ये क्वेश्चन है, व्हाई डिड दे चूज सी ओवर लैंड टू रीच इंडिया। देखो इसको भी हम लोग कहानी के तरीके समझेंगे। आप एक बात बताओ, इस वक्त वहां पर क्या जो यूरोप है और जो इंडिया है, जैसे मान लो ये यूरोप है और ये हमारा ठीक है, ये हमारा भारत है। आपको पता है इंडिया और यूरोप के बीच में भी पीस ऑफ लैंड होता है। यहाँ पे कुछ टर्मोइल्स थे, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी चल रही थी, तो यूरोप और भारत के बीच की जो दूरी थी ये बाय लैंड कवर की जा सकती थी, बट इन्होंने इसे कवर नहीं किया। दे चोज द सी रूट, एंड इसीलिए सवाल आता है कि व्हाई डिड दे चूज सी रूट। तो इसके भी कुछ फैक्टर्स हैं, सो लेट अस डिस्कस ऑल दोस फैक्टर्स। पहला, ठीक है, द फर्स्ट रीजन इज द, जो भी देखो मान लो ये यूरोप एरिया हो गया और ये हो गया इंडिया, ये है आपका लैंड रूट। इसको ना चूज करने के पीछे रीजन था जो ठीक है, जो इस्तांबुल जिसको आज के टाइम पे बोलते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल, वो अब रोमन्स का नहीं रह गया था। इट फेल अंडर द हैंड्स ऑफ ऑटोमन्स, ठीक है, ये ऑटोमन अंपायर के कब्जे में आ गया था। आपको क्या लगता है कि ऑटोमन बिना उनसे टोल टैक्स लिए आपको लगता है कि वो इंडिया आने देते? ऑटोमन मतलब टर्क्स, ठीक है, ऑटोमन टर्क्स के ये अंडर में कॉन्स्टेंटिनोपल आ चुका था। चलो मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है, ठीक, ये आ गया था। सो दिस वाज द रीजन। और ये जो डायरेक्ट ट्रेड था ये पूरी तरीके से ब्रेक ऑफ हो गया था, ठीक है। अगर नहीं भी ब्रेक ऑफ हुआ था तो चार्जेस बहुत हाई थे, ठीक है, टैक्सेस बहुत हाई थे, ठीक है। और दूसरी चीज जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो टर्क्स अब डिक्टेट करते थे। अब क्या करते थे? टर्म्स और कंडीशंस वो टर्क्स डिक्टेट करते थे। ये हो गया पहला रीजन, व्हाई डिड दे चूज सी ओवर लैंड। और क्या रीजन हो सकते हैं? एक बहुत ही मजेदार रीजन है
ठीक है। इसके बारे में बहुत ही कम बुक्स में लिखे हुए हैं, शायद स्पेक्ट्रम में आई गेस नहीं लिखा हुआ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप प्लीज मुझे करेक्ट करना। स्पिरिट ऑफ रेनेसा, स्पिरिट ऑफ रेनेसा, आपको पता है वहां पे पुनर्जागरण की एक अलग ही वेव चली थी, ठीक है। वहां पे अब पुनर्जागरण की वेव चली थी, रेनेसा की एक वहां पे वेव चली थी, ठीक है। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण बना था, क्योंकि अब लोगों को ना एक्सप्लोर करने का बहुत मन करता था, हर चीज को एक्सप्लोर करने का मन करता था। तो इट इनकरेज द यूरोपियन ट्रेवलर्स एंड यूरोपियन एक्सप्लोरर्स। मैं यहां पे लिख देता हूं, ट्रेवलर्स एंड एक्सप्लोरर्स। अब देखो, लैंड रूट तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रखा था, तो लैंड रूट्स के बारे में लोगों को जानकारी थी। नाउ दे वर ट्राइंग टू एक्सप्लोर द सी रूट विच वॉज दैट टाइम अनएक्सप्लोर्ड, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा अगेन कारण बन के निकला, ठीक है। तो अगेन मैं कह रहा हूं, कुछ चीजों को हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से कहानी के रूप में समझ में आता जाएगा। और भी रीजन हो सकता है कि उन्होंने क्यों इसी को चूज किया। देखो, आप एक चीज समझो, जैसे मान लो कि आप के पास वेल्थ है, आपके पास वेल्थ है और आपने किसी चीज की डिमांड करी है, ठीक है, किसी गुड या कमोडिटी की डिमांड करी है। अब वो किसी XYZ जगह से फुलफिल होने वाली है, बट क्या होता है ना कि बीच में जो ट्रेडर है वो नाटक कर रहा है कि भाई तुम्हें ये टर्म्स कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, तुम्हें ये दिखाना पड़ेगा, तुम ये दिखाओ, 50 प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वगैरह। आपको हो गया मेरे पास पैसा, मैं खुद जाके डायरेक्ट बात कर लूंगा, मुझे ये बीच में बिचौलिए की जरूरत नहीं है। अब आप जब ऐसे डायरेक्ट आओगे ना, तो आप, इसका मतलब क्या है, आपकी एबिलिटी है, आप क्यों किसी के पीछे परेशान होने वाले हो। यू आर एबल, यू हैव द एबिलिटी, यू हैव द कैपेबिलिटी। आप डायरेक्ट जाके प्रोड्यूसर से बात करोगे। तो जो यूरोपियन क्लास है ना, वो काफी स्ट्रांग हो गई थी। तो सो बेसिकली द थर्ड पॉइंट विल बी ग्रोथ ऑफ यूरोपियन इकोनॉमी, ठीक है। तो अब जब आप एनफ ग्रो कर जाते हो ना, तो डिपेंडेंसी आपकी ऑटोमेटिक, आप सोचते हो मैं क्यों किसी पे डिपेंडेंट रहूं, तो डिपेंडेंसी है वो बहुत लोअर हो गई। एंड दे वांट टू एक्सप्लोर द इंडियन गुड्स इंडिपेंडेंटली। और अगेन डिमांड आपको पता ही है वो बढ़ रही थी, ठीक है, ठीक है। नाउ द फोर्थ पॉइंट, आपको पता है स्पेन एंड पुर्तगाल में एक ट्रीटी हुई थी। स्पेन एंड पुर्तगाल से बहुत ही बड़े एक फुटबॉलर है, आप उनका नाम बताओ, ठीक है, स्पेन से भी है, ठीक है, अभी उन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट लिया, ठीक है। आपको पता है स्पेन एंड पुर्तगाल, दे वर पायनियर्ड, मतलब उस आई एम अगेन 16 सेंचुरी की शताब्दी की बात हो रही है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज। दे पायनियर्ड द एरा ऑफ डिस्कवरी, मतलब उस वक्त आप समझ लो कि हर नए आइलैंड्स, नई प्रकार की कोई क्लोथिंग मटेरियल, रॉ मटेरियल, हर चीज में आपको स्पेन और, मैं कल बता देता हूं, स्पेन और पुर्तगाल ही देखने को मिल रहे थे। तो अच्छा, ये क्यों हो पा रहा था, क्योंकि देखो मैं कह रहा हूं, मान लो आप, ये यूरोप है, ये कुछ ऐसा यूरोप आप देख लो, तो ये नॉर्थ यूरोप हो गया और ये हो गया साउथ यूरोप, और ये है यहाँ पे स्पेन, और ये आपका पुर्तगाल, और यहाँ पे आपका स्पेन है, ठीक है। तो पुर्तगाल स्पेन ये वाला एरिया है आपका पूरा टोटली, ठीक है। यहाँ पे आपका फ्रांस, जर्मनी, जो भी आपको दिखेगा। तो ये जो, इसको हटाता हूं, ये जो नॉर्थ के जितने भी किंगडम्स थे, ये इनको फंडिंग करते थे, ठीक है, कि भाई तुम जाओ, कोई आइलैंड ढूंढ के लाओ, कोई नया प्लेस ढूंढ के लाओ जहां से हमको रॉ मटेरियल मिले, मतलब दे वर बीइंग फंडेड, ठीक है, दे वर बीइंग प्रोवाइडेड विद शिप्स। तो नॉर्थ यूरोप के जो पावर्स थे, दे प्रोवाइड शिप्स, दे प्रोवाइड दी रुपया पैसा, द फंडिंग्स, ठीक है, दे प्रोवाइड द शिप्स, दे प्रोवाइड दी रुपया पैसा। एंड सिर्फ रुपया पैसा से सब कुछ होने वाला है नहीं। आपको पता है यहाँ पे एक छोटा सा देश पड़ता है, उसको बोलते हैं इटली। इटली इंडिया में से बहुत आजकल फेमस हो रहा है। यहाँ पे आपको यहाँ पे कॉर्सिका मिलेगा, तो कॉर्सिका और इटली के बीच में यहाँ पे आपको जेनोआ, द किंगडम ऑफ जेनोआ मिलेगा, ठीक है। तो जेनुइज वर वेरी टेक्निकली एडवांस इन व्हाट, इन नेविगेशन। जैसे हमारे यहाँ आपको पता है चोलास थे, ठीक है। तो एक तरीके से आप यूरोप के चोलास को समझ सकते हो, यहाँ पे जेनुइज पीपल, ठीक है। जेनुइज वर टेक्निकली, अगेन मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूं, कहां गया, ठीक है। दे वर टेक्निकली एडवांस,
ठीक है। तो बेसिकली अब आप ये समझो, स्पेन पुर्तगाल को फंडिंग मिली, शिप्स मिले, किसने दिया? नॉर्थ यूरोपियन किंगडम्स ने, ठीक है। और प्लस नेविगेशन टेक्निकलिटीज का जो हेल्प है वो किसने दिया? जेनुइस पीपल ने दिया। और इस तरीके से ये दोनों निकले क्या करने? वर्ल्ड एक्सप्लोर करने निकले, ठीक है। मैं कहता रहा हूं कहानी से समझोगे सब समझ में आएगा। वर्ल्ड एक्सप्लोर करने निकले, ठीक है। और इन्होंने एक तरीके से पूरे दुनिया को इन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू किया। सो दिस वाज द रीजन व्हाई डिड दे चूज सी रूट टू इंडिया ओवर लैंड, ठीक है। एक बार वापस से क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं कि अब इंडिया में पावर्स आने लगे हैं। तो सबसे पहले पोर्तुगीज, ठीक है, उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटिश या फिर आप इंग्लिश पीपल, उसके बाद डेन्स, उसके बाद फ्रेंच। आप ऐसे याद कर लो, PDEDF, ठीक है, आप ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो द फर्स्ट पावर इज पोर्तुगीज। चलो तो पोर्तुगीज के बारे में आज पढ़ते हैं, ठीक है। पोर्तुगीज को देखते हैं, ठीक। पोर्तुगीज इन इंडिया, ठीक है, पोर्तुगीज इन इंडिया। ओके, सो द पोर्तुगीज को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एक ट्रीटी याद कर लो, लेट मी चेंज द कलर, ट्रीटी ऑफ टॉर्देसला, ठीक है, ठीक है। टॉर्देसला ये 1494 में हुई थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या, ऐसे मान लो ये पूरा ग्लोब है, ये पूरा ग्लोब है। इन्होंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी। तो मान लो कि ये आपका, ठीक है, ये आपका यूरोप हो गया, ठीक है। ये आपका बेसिकली ग्लोब है। तो इन्होंने एक ट्रीटी साइन की, क्या की कि इन्होंने ये बोला कि अब जितने, मैं कलर बदल लेता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। इन्होंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की। ये मान लो यहाँ पे एक जगह है, उसको बोलते हैं केप वर्दे, ये आपको पता है अटलांटिक ओशन है, ठीक है। यहां पे एक ऐसी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, ये हो गया पूरा वेस्ट, ये हो गया पूरा ईस्ट, ठीक है। वेस्ट जाएगा स्पेन के पास, ईस्ट जाएगा पुर्तगाल के पास। मतलब खुद कहते हैं ना कि अरे खुद ही में एक गेम खेल रहे थे भैया, पूरी दुनिया को चलो हम ही दो राजा हैं, पूरी दुनिया को हम ही दो लोग बांट लेते हैं भाई, तुम रखो ईस्ट, मैं रखता हूँ वेस्ट, ठीक है। और तो कोई दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बेसिकली ट्रीटी ऑफ टॉर्देसला यही रहा कि जो भी ईस्ट वाला पूरा हिस्सा रहेगा, ठीक है, वो पुर्तगाल रखेगा, और वेस्ट वाला पूरा हिस्सा जो रहेगा वो स्पेन रखेगा। इसीलिए आप देखो ब्राजील और अर्जेंटीना और ये जो बेसिकली पूरा साउथ अमेरिका, यहाँ पे स्पेनॉल मतलब स्पेनिश भाषा आपको का टच देखने को बहुत अच्छे से मिलेगा, ठीक है। और तो हमारे यहाँ क्यों नहीं दिखता है पोर्तुगीज, क्योंकि हम थोड़े ढीठ टाइप के थे ठीक है, जो भी। तो बेसिकली दिस वाज रीजन कि हमारे पास सबसे पहले पोर्तुगीज है इंस्टेड ऑफ स्पेन। सोचो अगर स्पेन आए होते तो क्या कुछ अलग हिस्ट्री होती। नीड टू बी लाइक, हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। तो दे वर द फर्स्ट टू कम इन इंडिया एंड पोर्तुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन। ये सबको पता है, इसमें बार बार कोई बताने वाली चीज नहीं। फर्स्ट एंड ऑल्सो दे वर द लास्ट टू लीव। दे वर द फर्स्ट टू कम एंड दे वर द लास्ट टू लीव। ये भी बहुत ही बदमाश थे, बहुत ही ढीठ थे, ठीक है। गए कब हैं? 1961 में, ठीक। सो दिस इज द जस्ट फैक्ट, ये पोर्तुगीज के बारे में है, ठीक है। अब हम थोड़े से पोर्तुगीज आए तो इंडिया में, तो कुछ नोटेबल पर्सनालिटीज के बारे में जान लेते हैं जिन्होंने पोर्तुगीज पावर को इंडिया में इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। इस्टेब्लिश कर तो नहीं पाए क्योंकि ब्रिटिश ने सबको सब पार कर दिया था, सबको ओवर पार कर दिया था बेसिकली। तो देखते हैं कि कुछ फेमस पर्सनालिटीज के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके ओके, सो द फर्स्ट पर्सन वाज द वास्को द गामा। यू नो ही रीच्ड कैलिकट, जो आज के डेट में कोझिकोडे बोला जाता है, कैलिकट वाया दी। वो जो आपने देखा है ना, वो अफ्रीका ऐसे, सुनो अफ्रीका ऐसे है, तो यहाँ पे केप ऑफ गुड होप है, केप ऑफ गुड होप। तो इस रूट के थ्रू ये इंडिया यहाँ पे आए थे। ये दिस इज इंडिया और ये जैमुरिन, यहीं पे वो आए थे, ठीक है। ये हाँ ऐसे, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स समझना चाहिए। केप ऑफ गुड होप क्या है? अटलांटिक से होते हुए अरेबियन सी, इंडियन ओशन, ठीक है। दीज आर द फ्यू हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड एटलीस्ट नेम्स यू शुड, सॉरी ज्योग्राफिकल नेम्स यू शुड नो, ठीक है। कैलिकट वाया केप ऑफ गुड होप, ठीक है।
आए थे इन 1498. दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन दैट वी मस्ट नो एंड वाज वेलकम्ड बाय ज़ैमोरिन. ठीक है, ज़ैमोरिन रूलर ऑफ कैलिकट. ठीक है, ये जान लिए. देखो वास्को डी गामा आए तो थे. व्हाई डिड ही कम? तो ही कम बिकॉज ही वांटेड टू मोनोपोलाइज द ट्रेड. ये याद रखना, मोनोपोलाइज द ट्रेड इन इंडिया. ठीक है, तो बेसिकली इनको पता था कि इंडिया में भाई रॉ मटेरियल की भरमार है, लग्जरियस गुड की भरमार है, तो ही वांटेड टू मोनोपोलाइज द ट्रेड इन इंडिया. The next, why he wanted to establish the Portuguese empire, you can say the Portuguese rule. तो उसकी शुरुआत वो कैसे करते हैं? तो वापस ही जाते हैं अपने देश, वापस जाते हैं और कहते हैं कि देखो भाई इंडिया में ये है, बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारा वहाँ फ्यूचर है, वो एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करिए. दोबारा इनको भेजा गया, एक काम करो आप फिर से जाओ और इस बार वापस मत आना बिना कुछ किए. तो 1502 में वापस आते हैं और ये कुछ छोटे छोटे ट्रेडिंग स्टेशन बनाते हैं. वो ट्रेडिंग स्टेशन कहाँ बनाते हैं? सबसे पहले तो वहीं जहाँ पे ये आए थे, कैलिकट में बनाते हैं ट्रेडिंग स्टेशन. कैलिकट के बाद ये कोचीन में बनाते हैं. ठीक है, कोचीन कोची में बनाते हैं, जिसको आज के डेट में कोच्चि बोला जाता है, और कैनानोर में बोलते हैं, कुन्नूर बेसिकली कैनानोर. ठीक है, देखो इंडियन नेम भी जानना बहुत जरूरी है. भारतीय नेम जो ये मलयाली नेम है वो भी जानना आपको बहुत जरूरी है. ठीक है, तो बेसिकली सारे के सारे क्या थे? ट्रेडिंग स्टेशन. बाद में इन्हीं का फोर्टिफिकेशन भी करना पोर्तुगीज ने शुरू कर दिया था. तो वास्को डी गामा के बारे में इससे ज्यादा जानने का कुछ नहीं है. कैलिकट में आए थे, केप ऑफ गुड होप से आए थे, 1498 में आए थे. ज़ैमोरिन ने इनको वेलकम किया था. ही वांटेड टू मोनोपोलाइज द ट्रेड इन इंडिया. अरे यार, यहाँ पे फ्लैट हमारे ऊपर एक नए पड़ोसी आ रहे हैं, तो वो रिनोवेट करा रहे हैं अपना फ्लैट, तो थोड़ा सा खटपट प्लीज बेयर विद मी. ठीक है, ओके, देखो वो रुक गए. 1502 में ट्रेडिंग वापस से इंडिया आते हैं, ट्रेडिंग स्टेशन बनाते हैं. कहाँ बनाते हैं? कैलिकट, कैनानोर और कोचीन, C3 याद कर लो. ठीक है, तो उसके बाद द सेकंड पर्सनालिटी वी शुड नो अबाउट इज पेड्रो अल्वारेज कैब्राल. ओ माय गॉड गाइस, प्लीज थोड़ा खटपट. जैसे मैं कोशिश करूंगा कि एडिटिंग मुझे इतनी आती नहीं है, बट मैं कोशिश करूंगा एडिटिंग में जो खटपट है बैकग्राउंड उसको मैं कम कर दूं. ठीक है, चलो. पेड्रो अल्वारेज कैब्राल. ठीक है, ही एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट फैक्ट्री. बस यही इनके लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं जानना है. फर्स्ट फैक्ट्री इन कैलिकट. वो जो ट्रेडिंग स्टेशन था उसी को उन्होंने बड़ा करके एक फैक्ट्री सेटअप कर दिया, और 1500 में. ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री. ठीक है, और एक्चुअली में इस टाइम को हम लोग बोल सकते हैं ही इम्बार्क्ड, एक तरीके से इट वाज एन एम्बार्कमेंट ऑफ द एरा ऑफ यूरोपियन. यहीं से, मतलब पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल के टाइम से ही इस चीज को जाना जाता है ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ठीक है, अगर किसी ने शुरुआत करी, मतलब पहला कदम किसी ने रखा, तो वो यही थे. ठीक है, नाउ द थर्ड एंड वेरी फेमस नेम, फ्रांसिस द अल्मेडा. आप कभी गोवा जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रांसिस द अल्मेडा की क्या क्या मतलब खूबियां रही उनके टाइम की, उन्होंने क्या क्या बनवाया, क्या नहीं बनवाया, और खूबी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन्होंने पोर्तुगीज के लिए लिया, जो कि इंडियंस के लिए बहुत सारे मायनों में गलत भी साबित हुआ. सो लेट अस स्टडी. ठीक है, किंग ऑफ जो पुर्तगाल थे, इन्होंने गवर्नर अपॉइंट किया. किसको? फ्रांसिस दे अल्मेडा को. आपने अगर वो कुछ होता है देखा होगा तो अल्मेडा. ठीक है, बहुत ही फेमस नाम था. ठीक है, जॉन लीवर ने ये रोल किया था. व्हाटएवर, गवर्नर अपॉइंट किया इनको 3 टर्म के लिए, 3 ईयर टर्म के लिए, कि जाओ कुछ करके आना, कुछ उखाड़ के आना. ठीक है, तो आप बोल सकते हो फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर. ठीक है, फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इनको जाना जाता है किस लिए? ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए. बहुत सारे स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट सवाल आया कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस की थी, तो वो थे फ्रांसिस दी अल्मेडा ने. ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी के ही अंतर एक कार्टेज सिस्टम भी देखने को मिला. कार्टेज सिस्टम भी देखने को मिला. एक तरीके से आप समझ लो चार्टर होता है. तो जैसे मान लो मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं, हाँ ऐसे यहाँ पे समझा देता हूँ. जैसे मान लो कि ये है आपका इंडिया,
ये है आपका अरेबियन पेनिनसुला टाइप का, और ये आपका हो गया आपका अफ्रीका। तो ये अफ्रीका, ये अरेबियन और ये इंडिया, ठीक है। और ये बीच में आपको मिलेगा क्या, ये मिलेगा बीच में आपको अरेबियन सी। तो इनका क्या था ना कि अब इस अरेबियन सी में कोई भी शिप आएगी, कोई भी शिप आएगी, कोई भी शिप आएगी, तो अपन उसको पहले फरमान देंगे। वो फरमान, लेटर ऑफ परमिशन, ठीक है, जैसे हम लोग का जो आरसी होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, कि बिना उसके सड़क पे गाड़ी चलाओगे तो चालान कटेगा, वैसा वाला सीन इनका ये था। तो ये तरीके से कार्टेज सिस्टम लाए थे। बताओ दूसरे देश से आया हुआ व्यक्ति हमारे देश में, हमारे ही लैंड में, हमारे ही आसपास की जगहों में खुद ही सर्टिफिकेट देना चालू कर दिया था, ठीक है। तो देखो हंसी मजाक में लोग याद कर लेंगे, भूलेंगे कुछ नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये सब हमारे लिए। तो अल्मेडा आए और कार्टेज सिस्टम चालू किए कि लो भैया, जब तक हम नहीं बोलेंगे आप कोई ट्रेड वेड काम यहाँ पे नहीं कर सकते हो, वी आर द किंग, ठीक है। तो एक तरीके से इसको नेवल ट्रेड क्या बोलते हैं, नेवल ट्रेड लाइसेंस कह सकते हो, नेवल ट्रेड लाइसेंस सिस्टम, या फिर पास इशूड बाई पोर्तुगीज, ठीक है। कौन देता था, पोर्तुगीज देते थे, ठीक है, इंडियन ओशन में। ये हो गया अल्मेडा का मेन इंपॉर्टेंट, बेसिकली जिस वजह से ये जाने जाते थे, ब्लू वाटर पॉलिसी एंड कार्टेज सिस्टम, ठीक है। देखो यार बहुत बार सवाल आया है, बहुत बार पीवाईक्यू में आप जाके देख लेते हो। फिर आते हैं अल्फोंसो द अल्बुकर्की, ठीक है, बहुत ही तहजीब के साथ इनका नाम लिया जाता है। मैं गोवा भी हाल फिलहाल में होकर आया हूँ, मैं वहाँ पे, देखो आई एम गीक, हिस्ट्री गीक, ठीक है। तो वहाँ पे चर्च था, फ्रेंकाइज द बैप्टिस्ट, पता नहीं कैसे, आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट टेकिंग द करेक्ट नेम्स। तो वहाँ भी मैंने देखा और काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने गोला बारूद जहाँ बनते थे वो कारखाने अभी भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने काफ़ी अच्छे से उसको रखा हुआ है। फिर कैसे वहाँ पे एजुकेशन होती थी, और म्यूज़ियम बना के रखा हुआ है, चर्च है, बहुत सारे हैं। आप कभी गोवा सर्च करोगे तो वहाँ पे गूगल मैप्स पे तो आपको सारा वहाँ का आसपास दिखाई दे देगा। ओके ठीक है, लेट्स कम अपॉन द पॉइंट, ठीक है। अल्फोंसो द अल्बुकर्की को क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज ही इज कंसीडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज अंपायर इन इंडिया, ठीक है, अल्बुकर्की, ठीक है। What did he do? Because he captured Goa. He captured Goa from बीजापुर सल्तनत, ठीक है। बीजापुर को इन्होंने हराकर क्या ले लिया, गोवा अपने अंडर में ले लिया, ठीक है। कब लिया, 1510 में, ठीक है। तो इसीलिए एक तरीके से आप समझ सकते हो कि अल्फोंसो द अल्बुकर्की का बहुत ज़्यादा नाम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लोकल मैरिजेस को, मतलब लोकल मैरिजेस को इन्होंने बढ़ावा दिया। ही आस्क्ड द पोर्तुगीज टू मैरी दी लोकल गर्ल्स और विमेन, यू कैन से लोकल, ही आस्क्ड टू मेक लोकल वाइब्स। ये जो टर्म है बहुत फेमस है, लोकल वाइब्स। गोवा एरिया में अगर आप जाके देखोगे बहुत सारे कैफेज में, मतलब एक मतलब अच्छा है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ सेंस में अगर आप देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, ही बैंड दी सती सिस्टम। वैसे इतना सती वहां पे प्रेवलेंट नहीं था, बट जो टिपिकल सती जो जौहर जो देखने को मिलता था राजस्थान में, वो सती वहां नहीं प्रैक्टिस था। प्लीज आप हिस्ट्री आपको पता है, बहुत अलग अलग राइटर्स ने लिखा है, कम्युनिस्ट ने अलग तरीके से लिखा है, नेशनलिस्ट ने अलग तरीके से लिखा है, सबाल्टन्स ने अलग तरीके से लिखा है, फिर ओरिएंटलिस्ट ने अलग तरीके से लिखा है। आई एम नॉट गोइंग टू डिबेट ऑन दैट, बट ही व्हाट वी शुड नो इज ही बैंड दी प्रैक्टिस ऑफ सती इन एरिया ऑफ हिज इन्फ्लुएंस। हम बोल सकते हैं गोवा ही बेसिकली वो एरिया था, एरिया ऑफ हिज इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो एक तरीके से ये भी आप समझ सकते हो, ठीक है। सो एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी नहीं है हमारे पास, और बस ये बचे नीनो द कुना। नीनो द कुना के बारे में बहुत कुछ नहीं जानना है, आप समझो इसके बाद जो पोर्तुगीज एम्पायर था वो डिक्लाइन पे ही देखने को मिला है। इन्होंने क्या किया कि कोचीन को अपना नया वो बना दिया सेंटर, कोचीन बिकेम द न्यू हेडक्वार्टर फ्रॉम, आप बताओ कौन सा, गोवा। तो कोचीन को इन्होंने बना दिया, 1530 में इन्होंने शिफ्ट किया था, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट देखो जो चीज है वो है दियू एंड बैसे। अब देखो ये बैसे नहीं है, बसीन, बेसिकली हिंदी में इसको वसई बोलते हैं। अगर आपको पता होगा, मुंबई से एक लोकल जाती है वसई और विरार की तरफ, ठीक है। तो ये वो वाला नाला सुपाड़ा वाला जो एरिया है, तो बेसिकली वसई वाला जो एरिया था इसको इन्होंने कैप्चर कर लिया था, ठीक है। बहुत ही सुंदर वो लोकेशन है, वेस्टर्न घाट्स पे लाई करता है, बहुत ज्यादा सुंदर। अच्छा
चलो ठीक है, उसकी बखानबाजी बाद में करेंगे। दीव और बसे को उन्होंने कैप्चर कर लिया था। मुद्दा ये कि सर सवाल तो ये आता है कि नैनो दी कीना ने किसी को कैप्चर किया था, तो दीव और बसे में याद रहेगा किससे कैप्चर किया था अगर ऐसा सवाल आए तो देखो कंफ्यूज मत होना, बॉम्बे के रूलर नहीं थे वो जो इस पे रूल कर रहे थे, वो थे गुजरात किंग, ठीक है, गुजरात किंग, और उनका नाम था बहादुर शाह, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहादुर शाह, यस, बहादुर शाह से इन्होंने कैप्चर किया था, ठीक है। तो दिस इज द ओनली थिंग यू शुड नो अबाउट। कुछ एक छोटी सी और जानकारी मैं देती हूँ। ही अटेम्प्टेड टू इंक्रीज, बेसिकली ही अटेम्प्टेड, इसीलिए ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं रहेगा। ही अटेम्प्टेड टू इंक्रीज द पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस, पी मतलब पोर्तुगीज समझना हर जगह, पोर्तुगीज इन्फ्लुएंस इन बंगाल रीजन एज वेल, ठीक है, इन बंगाल रीजन, तो हुगली के आसपास, हुगली के आसपास इन्होंने कोशिश की कुछ पोर्तुगीज नेशनल को बसाया जाए और वहाँ पे कुछ फैक्ट्रीज बनाई जाए, स्टेशंस बनाए जाए और वहाँ पे पोर्तुगीज हेडक्वार्टर भी इन्होंने बनाने की कोशिश की, बट अगेन इट ऑल फेल्ड मिजरेबली, ठीक है। तो ये पूरा एक तरीके से पोर्तुगीज के बारे में था, ठीक है, कि पोर्तुगीज कब आए और कैसे आए, कौन फेमस पर्सनालिटी थी, वास्को डी गामा, पेड्रो अल्वारेस कैब्राल, फ्रांसिस de अल्मेडा, अल्फोंसो de अल्बुकर्की, नीनो दी कुन्हा। देखो एकदम नोट्स वाइज हम इसको डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। अब हम देखते हैं व्हाट वर द सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्तुगीज, हम पढ़ते क्यों हैं पोर्तुगीज को, ओके। सो लेट अस सी द सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्तुगीज, ओके। सो वी आर नाउ अबाउट टू स्टार्ट दी सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्तुगीज, ठीक है। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस, आपको पता है, दे वर द फर्स्ट यूरोपियन, सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस तो यही है, दे वर द फर्स्ट यूरोपियन टू एंटर इंडिया इन द पावर ऑफ कॉन्क्वेस्ट, इन द पावर ऑफ कॉन्क्वेस्ट, ये बोलना जरूरी है, ठीक है, फॉर द पावर ऑफ कॉन्क्वेस्ट, ठीक है, वाया सी, ये भी लिख लो, वाया सी। वैसे तो उसके पहले भी एक दो बार आपको देखने को मिला है, ठीक है, एक दो बार क्या, कई बार वो अलेक्जेंडर के टाइम वगैरह में, ठीक है, वाया सी, ठीक है। सेकंड, पोर्तुगीज वर द मास्टर ऑफ इम्प्रूव्ड टेक्निक एट सी। देखो यार, जो सी या फिर नेवल टेक्निक्स, बेसिकली आई शुड से नेवल टेक्निक के ये मास्टर थे, ठीक है, नेवल टेक्निक के मास्टर से। दे ओवरसॉ द कंस्ट्रक्शन मल्टी डेकेड शिप्स इन इंडिया। एक बात याद रखना, इंडिया में जो जनरली शिप्स हुआ करती थी या फिर जहाज हुआ करते थे, वो सिर्फ सिंगल डेकेड होती थी, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम आए थे जब मल्टी डेकेड शिप की एक तरीके से आप फर्स्ट टाइम इट वाज सीन इन इंडिया, मल्टी डेक्ड बोलते हैं, डेकेड पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, मल्टी डेक्ड इन इंडिया, ठीक है, मल्टी डेक्ड शिप, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है, देखो पोर्तुगीज इंट्रोड्यूस दी मिलिट्री इनोवेशन भी इनकी जानी जाती है, मिलिट्री इनोवेशन के लिए जाने जाते हैं, मिलिट्री इनोवेशन के लिए। अच्छा, मिलिट्री इनोवेशन के लिए एक मिनट प्लीज, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं, अब यहाँ पे ठीक है, हाँ, मिलिट्री इनोवेशन के लिए ये जाने जाते हैं। अच्छा, मिलिट्री इनोवेशन पे जब पूछेगा कि क्या क्या, तो देखो सबसे पहले बॉडी आर्मर, देखो हमारे पास पहले भी था पर ये इम्प्रूव्ड बॉडी आर्मर, ठीक है। और मैचलॉक मैन बोलते हैं, या फिर इसको आप लोग फायर लॉक मैन भी बोल सकते हो। वो होता नहीं है कि पहले एक दो नाली टाइप की बंदूक होती थी, उसमें एक छोटा सा पलीता होता था, पलीते को खींचते थे, फायर लगती थी, फिर वो बंदूक में गोली, फिर वो जलता हुआ जाता था, फिर बारूद से गोली निकलती तो सामने आके लगता था। ये फर्स्ट टाइम इंडिया में फायर लॉक मैन और या फिर मैच लॉक मैन की जो आर्टिलरी थी, इसकी शुरुआत, इन्फेंट्री की शुरुआत, वो किसने की थी, पोर्तुगीज ने की थी इंडिया में, ठीक है। बस ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और कुछ खास जो पोर्तुगीज ने किया था, हाँ एक बात और, ड्रिलिंग की शुरुआत भी पोर्तुगीज ने ही इंडिया में शुरुआत की थी, ड्रिलिंग अभ्यास का शुरुआत, ठीक है। ड्रिलिंग ग्रुप इन्फेंट्री, पता है इसके पहले अभ्यास नहीं होती थी, ठीक है, मॉक ड्रिल नहीं होते थे, बस हाँ पैसे दिए लोग लड़ने आ गए। स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी, वैसे तो स्टैंडिंग आर्मी की शुरुआत हो गई थी कई 100 साल पहले से, बट वो इतनी प्रोफेशनल नहीं हुआ करती थी। पोर्तुगीज ने ड्रिलिंग ग्रुप ऑफ इन्फेंट्री की शुरुआत की थी। वैसे बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इस चीज को डिनाई भी किया है और इसको चैलेंज भी किया है कि ये पूरी तरीके से सच नहीं है, बट we should study what is written in NCERT, okay? So let's go ahead. If I ask about the religious policies of Portuguese, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कुछ बताने को नहीं है। आपको पता है
Portuguese missionary became not only ambassador of European but they were the patrons. तो पहले कुछ रिलीजियस पॉलिसी के बारे में समझो। तो ये तो मिशनरीज के रूप में आए थे, ये कुछ मिशनरीज बनकर आए थे। तो एक तरीके से ये एम्बेसडर थे। एक एम्बेसडर समझते हो, राजदूत थे। वो बताते थे कि हमारे यूरोप में क्या होता था। एम्बेसडर्स, ओके, एम्बेसडर्स ऑफ यूरोप। और दे ऑल्सो पैट्रॉन्स इंडियन आर्टिस्ट, ये याद रखना जरूरी है। पैट्रोनेस दिया उन्होंने। अरे यार हर कोई देता है, ठीक है। बोलता था चलो ये स्ट्रीट पेंट कर दो, ये कुछ सड़क पे स्ट्रीट पेंट कर दो, ये बिल्डिंग बना दो, इसमें कुछ कारीगरी कर दो, तो ठीक है वो सब करते थे, इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंडियन आर्टिस्ट तो एक मेंस में अगर आपको कभी लिखना हो तो आप लिख सकते हो, इट विल नॉट बी रॉन्ग, ठीक है। चलो पहले रिलीजियस पॉलिसी को पहले अच्छे तरीके से पढ़ते कि रिलीजियस पॉलिसी क्या था। यहाँ पे आपको कुछ समझने वाली चीज आएगी, मतलब मजेदार समझने वाली चीज मिलेगी। पोर्तुगीज केम टू इंडिया विद अ ज़ील टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी, ठीक है, एकदम अच्छे से दिखाएंगे। ये आए थे क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने, ठीक है, क्रिश्चियनिटी को इन्हें प्रमोट करना था, ठीक है। देयर वॉज अ मार्क्ड परसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम्स अंडर पोर्तुगीज। तो मुस्लिम परसिक्यूशन आपको देखने को मिलेगा। इनको मुस्लिमों से बहुत ज़्यादा दिक्कत थी क्योंकि जो अरब्स थे और जो टर्क्स थे ना, इनको बहुत गंदा हेट करते थे, बिल्कुल आने नहीं देते थे और इनको बहुत तगड़ा चैलेंज किया था। तो इनको लगता था कि ये पूरे के पूरे ये जो कम्युनिटी है ये इनके लिए चैलेंज है। तो बेसिकली इट वॉज अ चैलेंजिंग फॉर देम, सो दे टुक इट एज अनदर चैलेंज। तो मुस्लिम परसिक्यूशन भी देखने को आपको परसू क्या यार, आई एम गेटिंग कंफ्यूज, PERS, अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, परसिक्यूशन, ठीक है, PRSCCUTION, ठीक है, परसिक्यूशन ऑफ मुस्लिम्स अंडर द पोर्तुगीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक कैच है, मैं कल बदलूंगा, ठीक है। पहले क्या था, मिशनरीज आए, वो एम्बेसडर ऑफ यूरोप थे, पेट्रोनेज किए इंडियन आर्टिस्ट को, ठीक है, ये चल रही है। क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना था, मुस्लिम परसिक्यूशन बढ़ रहा था, बट देयर attitude towards Hindus change. Attitude towards Hindus changed later on. पहले तो बहुत वेलकमिंग थे, शुरू में हिंदूज को लेकर वो बहुत वेलकमिंग थे, बट आफ्टर एकोमोडेटिंग इनटू द गोवा एंड द नियर बाई एरियाज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड दे बिकेम हॉस्टाइल टुवर्ड्स देम। तो जो परसिक्यूशन मुस्लिम का हो रहा था वो अब हिंदूज का भी होना चालू हो गया, ठीक है। तो ये मुझे बताना जरूरी था क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं स्टेटमेंट वाइज, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, पोर्तुगीज वर नॉट हॉस्टाइल टुवर्ड्स हिंदूज, या फिर पोर्तुगीज वर ओनली परसिक्यूटिंग मुस्लिम्स। इट इज रॉन्ग, नॉट ओनली मुस्लिम बट बोथ। तो शुरू में वो थोड़े से अकोमोडेटिंग थे, बाद में वो नहीं थे, क्योंकि अगेन जो चैलेंज मुस्लिम्स ने पूरे वर्ल्ड ओवर उनको दिया था, ये हिंदूज ने, मतलब वहां के जो बीजापुर के सल्तनत में रहने वाले जो मराठा पावर थे, जो छोटे छोटे और जो पावर्स थे, लोकल पावर्स, लोकल यू कैन से नायक्स, वो भी इनको बहुत ज्यादा, नायक्स मतलब आपके विजयनगर अंपायर के आसपास के जो लेटर नायक्स हुए, वो भी उनको चैलेंज पोज करते थे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको एक बात बताता हूं, एक बहुत ही मजेदार बात। 1579 या फिर 1580s के आसपास की बात है। बहुत सारे मिशनरीज अकबर के कोर्ट में गए टू कन्वर्ट अकबर इनटू क्रिश्चियन। और इन्हें क्या लगता था ना कि अकबर इतने लिबरल हैं, वो रोज उनको लगता था आज नहीं तो कल तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, आज नहीं तो कल ये कन्वर्ट हो ही जाएगा। पर आपको पता है अकबर वो खुद में ही दीन इलाही के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। तो बहुत सारे पहले कोई जेसुई प्रीस्ट गए, फिर अक्वाबाबा गए, फिर मोन्जेराते गए, ठीक है, सब अकबर के कोर्ट्स में जाते गए और उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की उनको लगता था बस आज नहीं तो कल एम्परर हो जाएंगे। अगर एम्परर हो गए तो फिर तो पूरा भारत उनके कब्जे में आ जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। तो ये एक पूरा आपको देखो, ये पूरा चेन देखने को मिलेगा कि मिशनरीज आई, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना था, मुस्लिम परसिक्यूशन हुआ, पहले उनका एटीट्यूड अच्छा था, बाद में वो हॉस्टाइल हो गए, वो अकबर के कोर्ट में भी गए और अकबर को भी कन्वर्ट करने की कोशिश की। उन्हें लगता था कि अकबर आज नहीं तो कल, इन द होप ऑफ कन्वर्टिंग एम्परर दे फॉलोड क्रिश्चियनिटी लाइक एनीथिंग, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पोर्तुगीज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसमें तो बहुत कुछ जानने के लिए नहीं है, ऐसे समझ लो सबसे ऊपर होता था वॉइस रॉय,
ठीक है, जो सीधे अपने देश के किंग को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, वॉइसरॉय को हेल्प करता था सेक्रेटरी। ठीक है, सेक्रेटरी के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट था वो था वेंडर द फेजेंडा। याद करना पड़ेगा आप लोग को, वेंडर या फिर वेडर द फेजेंडा। ठीक है, एक प्रकार से आप इसको ऐसे मान लो कि रेवेन्यू का रिस्पॉन्सिबल था। ये क्या देखता था? रेवेन्यू और कार्गो, सारे ट्रेड्स के रिलेटेड ये देखता था एक तरीके से। ठीक है, और फ्लीट्स, डिस्पैच ऑफ फ्लीट्स। तो बेसिकली 3 चीज ये देखता था कि फ्लीट्स वगैरह, मतलब एक तरीके से पूरी नेवल का पूरा जो पावर था वो देखता था। वेंडर डे फेजेंडा के बाद आते हैं कैप्टन। कैप्टन आपके वही फैक्ट्रीज और स्टेशंस के होते थे, और कैप्टन्स को हेल्प करते थे फैक्टर्स। ठीक है, लोकल सिपाही टाइप का समझ लो। तो ये है उनकी पूरी क्रोनोलॉजी। सबसे पहले कौन हो गया था? वाइसरॉय। ठीक है, वाइसरॉय के बाद सेक्रेटरी, उसके बाद वेंडर डे फेजेंडा, उसके वो उनको सपोर्ट करता था कैप्टन, और कैप्टन के बाद आता था फैक्टर्स एंड में। ठीक है, और जो वेंडर डे फेजेंडा होते थे वो रेवेन्यू, कार्गो, डिस्पैच तीनों देते थे। अब आते हैं फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। भाई अब पोर्तुगीज का खत्म खेल। ठीक है, अब देखो क्यों डिक्लाइन करके। सबसे इंपॉर्टेंट है कि कब वो डिक्लाइन किए ये जानना, तो हम लोग चलो देखते हैं। सबसे बाय द 18th सेंचुरी पोर्तुगीज लॉस्ट इन्फ्लुएंस इन इंडिया। आपको पता है इसके पीछे रीजन क्या है? ब्रिटिश, ऑब्वियसली ब्रिटिश। ठीक है, और ये जो इन्फ्लुएंस है दोनों है, पॉलिटिकल भी है, उससे कई गुना इंपॉर्टेंट है कमर्शियल। जब आप कमर्शियली इन्फ्लुएंस, मतलब ये ना ट्रेड कर पा रहे थे ना कुछ कर पा रहे थे। फ्रेंच ने भी इनको बहुत तगड़ा वो दिया, कंपटीशन दिया, और ब्रिटिश ने तो इनको पूरा उथल पुथल करके रख दिया। तो बेसिकली ये सब सीन समझने की चीज है। ठीक है, जो मोनोपोली रह गई थी, नंबर पॉइंट 2, मोनोपोली ओवर सी वॉज चैलेंज्ड। आपको पता है कौन कौन चैलेंज किया था? आपको पता है तो कमेंट में बताओ। ठीक है, जो ओवरसी था वो चैलेंज हो चुका था। ठीक है, मोर पावरफुल एंटरप्राइजेस आ गए थे। एंट्री ऑफ मोर पावरफुल कॉम्पिटिटर्स। देखो मैं एक एक चीज इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आई वांट कि एक नोट्स बनता चले। आप भी मेरे साथ मस्त पढ़ाई कर सकते हो। एंट्री ऑफ मोर पावरफुल कॉम्पिटिटर्स लाइक इंग्लिश, डच, फ्रेंच इटीसी। ठीक है, और क्या हो सकता है? और पॉइंट क्या हो सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट, द राइज ऑफ मराठास। मराठास ने तो इनके नाक में दम कर दिया था। ठीक है, और उस पूरे के पूरे रीजन में, मतलब ये जो क्लोज विक्सिनिटी थी, मराठास बहुत ताकतवर हो गए थे वहां पे। तो एक रीजनल पावर ही कभी बन ही नहीं पाए। दे नेवर, पोर्तुगीज नेवर बिकेम रीजनल पावर। बेचारे बस गोवा लेके बैठे रह गए। ठीक है, आगे बढ़े मुंह की खा गए। ठीक है, और क्या बता दें, सबसे इंपॉर्टेंट एक और डेक्लाइन में बोला आता है कि करप्शन, रैम्पेंट कंपटीशन। अच्छा, ये रैम्पेंट कंपटीशन ब्रिटिशर से नहीं था, वो आपस में ही करते थे, और ग्रीडी कंपटीशन था बेसिकली। आप कह सकते ग्रीडी कंपटीशन कि कौन ज्यादा पैसा कमा लेगा। ठीक है, ग्रीडी कंपटीशन, माल प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रेड, एक फेवरेटिज्म बहुत चलता था। प्रैक्टिसेस, क्या मैं लिख रहा हूं, प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रेड, फेवरेटिज्म बहुत चलता था। ठीक है, फेवरेटिज्म बहुत चलता था। ठीक है, तो दीज आर दी फैक्टर्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज पावर। तो एक बार क्विकली हम लोग देख लेते हैं कि हमने कितना देखा। तो आज हमने देखा द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरोपियंस, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस आए। क्यों आए? क्योंकि वो एडवांस थे शिप मेकिंग में, देवर एडवांस इन नेविगेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट था यूरोपियंस के पास काफी। इमेंस वेल्थ ऑफ इंडिया वाज अनदर सोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कमोडिटीज जो डिमांड में थी, कैलिको, सिल्क, स्पाइसेस, प्रीशियस स्टोन्स, पोर्सिलेन। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझे से पहले पोर्तुगीज आए थे, फिर डच, इंग्लिश, डैनिश, डेन्स, फ्रेंच। हमने डच को पढ़ लिया, सॉरी पोर्तुगीज को पढ़ लिया, उसके बाद डच को पढ़ेंगे, छोटे से हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इंग्लिश, डैनिश, डेन्स एक ही है, फ्रेंच पे आएंगे। व्हाई डिड दे चूज सी ओवर लैंड पे हमने बहुत अच्छा डिस्कशन किया है कि क्यों
उन्होंने सी को चूज किया रादर देन ऑन लैंड। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि वाई डिड पोर्तुगीज केम इन इंडिया फर्स्ट, क्योंकि स्पेन नहीं आया था, स्पेन को मिला वेस्ट, हमें पोर्तुगीज को मिला ईस्ट। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ा हमने, वास्को डी गामा के बारे में पढ़ा, पेड्रो अल्वारेस कैबरल के बारे में पढ़ा, फ्रांसिस दे अल्मीडा के बारे में पढ़ा। इनको ही दे अल्मीडा के बारे में इन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी, और अल्फोंसो दी अल्बुकर्की को ही रियल फाउंडर बोला जाता है पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया को। नीनो द कुन्हा जो कि लास्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे, और उसके बाद कुछ सिग्निफिकेंस कि पोर्तुगीज को क्यों पढ़ते हैं, तो उन्होंने वो फर्स्ट यूरोपियन थे, नेवल टेक्निक उनकी अच्छी थी, मिलिट्री इनोवेशन उनका अच्छा था, उन्होंने ड्रिलिंग ग्रुप इन्फेंट्री को इंट्रोड्यूस किया, रिलीजियस पॉलिसी के बारे में हमने भी देखा कि पहले तो वो मिशनरी बनकर आए थे, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना था, फिर मुस्लिम परसिक्यूशन वगैरह वगैरह जो भी। उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेशन देखा कि उनके पास वॉइसरॉय थे, सेक्रेटरी उसको फेवर करते थे, वेंडर डिफेजेंडा, कैप्टन एंड फैक्टर्स। ठीक है, और एंड में हमने देखा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ पोर्तुगीज। ठीक है, यहाँ पे ये बना देते हैं बेचारे डिक्लाइन करके। ठीक है, तो मोई में हो गया उनका। बाय द 18th century पोर्तुगीज लॉस्ट इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल एंड कमर्शियल वाज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोनोपोली ओवर सी वाज चैलेंज, एंट्री ऑफ मोर पावरफुल कॉम्पिटिटर्स, ये खटखट चलती रहेगी। राइज ऑफ मराठास इन द विक्सिनिटी, पोर्तुगीज पी मतलब पोर्तुगीज नेवर बिकेम एनी influential regional power, corruption, rampant competition, greedy competition, malpractices of trade and favoritism were few another reason of decline. चलिए भाई, that's it. We'll be taking the next empire, that is not empire, the next European power, that is Dutch. ठीक है, thank you so very much, hope you like it. Thank you. जय हिंद।